हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी के लिए जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षा के पीवाईक्यूज देख लेंगे तो आपको इन टॉपिक्स, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रश्नों की संख्या इनसे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एग्जाम में। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के नोट्स की बात की जाए तो इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी की बात की जाए तो इसके भी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स लेना चाहते हैं, हालांकि इसका एग्जाम की डेट आपको बता दी जाए, ये 4 अक्टूबर को आपका होना है। ठीक है, 4 अक्टूबर को ये आपका एचयू का एग्जाम होना है। इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस पर आधारित है। नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए। इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, नीचे आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, देख लीजिए, 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और एचयू की क्लास की बात की जाए तो ये क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे होती है दोपहर 1 बजे। अभी जो क्लासेस हो रही हैं वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो रही हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर एचयू के नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, सारे आपको एचयू की जो क्लासेस अभी हुई हैं वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहाँ तक, सॉरी, 225 हुए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए। AR देसाई, GS घुरिये, ल्यूडियोमो है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये बुक किसकी है? देसाई हैं, AR देसाई हैं, GS घुरिये हैं, ड्यूमो है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया कब आती है? 1932 में आती है। और ये किसकी पुस्तक है? GS घुरिये की है। ठीक है, GS घुरिये के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, GS घुरिये के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडियन साधुज भी है इनकी। ठीक है, इंडियन साधुज भी है। 1953 में ये बुक आती है। इंडियन साधुज भी है, 1953 में आती है। इसके अलावा फैमिली फैमिली एंड किनशिप फैमिली एंड किनशिप फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन। ठीक है, ये हो जाएगा यूरोपियन कल्चर है। 1955 में ये बुक आती है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। गॉड्स एंड मैन, ये भी 1962 में ये आती है, ये भी इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, 1959 में आती है, इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सारी बुक्स आपको बताई गई हैं।
और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के ये क्या थे, संस्थापक थे, इसे भी आप याद रखेंगे। भारतीय समाजशास्त्र के जनक की अगर हम बात करें तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक जीएस घुरिये को कहा जाता है। इंडियन, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, इसके संस्थापक है, और इसी से, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से ही सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ये पत्रिका शुरू होती है या प्रकाशित होती है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मार्क्स की द्वंद्व पद्धति निम्न विचारों पर आधारित है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है, द्वंद्वात्मक विशेषण, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। ऑप्शन बी कह रहा है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों के पृथक्कनीय नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी कह रहा है, द्वंद्वात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, ना कि सामाजिक जगत से। सही है आपका यहाँ पर क्या होगा? सही है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये विश्लेषण दिया गया है, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे चलते देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सही नहीं है। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, परंपरागत प्रकार के अपराधों में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। विकल्प बी कह रहा है, हथियार या बम कैसे बनाए जाए इस पर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, परंतु पारंपरिक स्रोत अभी भी उपलब्ध है और रहे हैं। सी कह रहा है, पहली पीढ़ी के साइबर अपराध सम्मिश्रित पारंपरिक अपराध थे, परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर थे। डी कह रहा है, ड्रग व्यापारी संचार के जो भी माध्यम उपलब्ध हैं उन्हें नियोजित करते और कंप्यूटर की अनुपस्थिति में भी ड्रग को खरीदते और बेचते रहेंगे। साइबर, पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित करना है। यहाँ पर भूमि सुधार, किसान आंदोलन, हरित क्रांति, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थापन यहाँ पर दिया गया है। भारतीय कृषि समाज की जो घटनाएं हुई हैं उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करके बताना है। यहाँ पर अगर हम भूमि सुधार की बात करें तो ये 1947 से 1950 हो जाएगा। किसान आंदोलन की बात करते हैं तो 1970 से 1980 तक हो जाएगा आपका। हरित क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1966 से 67, 1966 से 1967 आपका हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये 1793 हो जाएगा। सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑप्शन डी। देखिए विकल्प डी है पहले, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त आएगा, फिर भूमि सुधार आपका आ जाएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर हरित क्रांति और फिर किसान आंदोलन, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, धन निरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। 5 यहाँ पर विकल्प है। पहला कह रहा है औद्योगिक समाज का उदय, दूसरा है संस्कृति का आधुनिकीकरण, तीसरा है जीवन जगत का बहुलीकरण, चौथा है बाजार का प्राधिकरण, पांचवा है राजनीतिक समूहों का हशियाकरण। धन निरपेक्षीकरण, धन निरपेक्षता, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? धर्म निरपेक्षता, इस अवधारणा के जनक कौन है? एम एन श्रीनिवास। ठीक है, एम एन श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। आपका यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? औद्योगिक समाज का उदय, संस्कृति का आधुनिकीकरण, जीवन जगत का बहुलीकरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जाति को एरेबियन प्रायद्वीप के प्रयुक्त भाषा के एक शब्द से लिया गया है। ये शब्द है कसाटा, कजाटा, कास्टा, कास्टेस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर राइट क्या होगा आपका? कास्टा होगा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, कास्टा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है? चरमोत्कर्ष की तरफ तेजी से बढ़ना, दूसरा कह रहा है तर्क संगत विकल्प के लिए सीमित समय, तीसरा कह रहा है उपयुक्त दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है
यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है, सी आपका यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दक्षिण एशियाई देश के विकास के लिए गुनाह-मिडौल द्वारा वर्णित नहीं किया गया है? पर्यावरण, नीतियाँ, संस्थाएं, निर्गम और आय यहाँ पर दिया गया है। दक्षिण एशियाई देशों के विकास के लिए गुनाह-मिडौल द्वारा वर्णित नहीं किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। किसकी बात नहीं की है उन्होंने? पर्यावरण की नहीं की है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन क्या है? निजी स्वामित्व वाले, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले, सामुदायिक स्वामित्व वाले या फिर उपयुक्त में से सभी? आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन है, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन है, यहाँ पर आपका सही क्या होगा? सामुदायिक स्वामित्व वाले, ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अधिक विकसित कृषि समाज में ऑप्शन देखिए, पहला क्या कह रहा है? सामुदायिक स्वामित्व की प्रधानता होती है। दूसरा कह रहा है पशुपालनकर्ता के स्वामित्व की प्रधानता होती है। तीसरा कह रहा है ऑप्शन सी निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी सामाजिक स्वामित्व की प्रधानता होती है अधिक विकसित कृषि समाज में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक विकसित कृषि समाज में निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। आपका सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, गुरनाम मिडौल के अनुसार या और भी आसान है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है धीरे धीरे लघु परिवर्तन करना। ऑप्शन बी तीव्र ढंग से बड़े परिवर्तन करना। ऑप्शन सी धीमे धीमे मध्यम परिवर्तन करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र ढंग से बड़े परिवर्तन करना। ऑप्शन बी बी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट के दर्शन के संदर्भ में किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया है? मार्क्स, एंजल्स, हेगल, वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। कॉम्ट के दर्शन के संदर्भ में इनमें से किसने निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया? निजवाचक आलोचना का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है कॉम्ट के दर्शन के संदर्भ में? हेगल ने, ठीक है, हेगल ने किया है, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कथन कारण दिया गया। कथन क्या कह रहा है? औद्योगिकीकरण और असीम वृद्धि की मनोग्रसित के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया है, ये कथन है। कारण कह रहा है तर्क, यानी कि असीमित वृद्धि की मनोग्रसित ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में ले लिया है। अब यहाँ पर बताएं कौन सा सही है, या फिर कथन और कारण दोनों ही सही है? कारण कथन की सही व्याख्या है या फिर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है? यहाँ पर आपका जो कथन और कारण है दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कथन देखिए क्या कह रहा है? मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है। तर्क यानी कि कारण क्या कह रहा है? पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्री कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नौकरशाही की विशेषताएं क्या है, ये यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है शक्ति का पदानुक्रम। ऑप्शन बी असीमित शक्ति। ऑप्शन सी संचार की वाहिकाएं। ऑप्शन डी अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। नौकरशाही की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही का कॉन्सेप्ट दिया था और नौकरशाही में मैक्स वेबर ने अलगाव की बात की थी। यहाँ पर उसकी विशेषताएं बतानी है, क्या हो जाएगा? शक्ति का पदानुक्रम होगा और संचार की वाहिकाएं, यानी कि यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अनौपचारिक संबंध तो पाए नहीं जाते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं और असीमित शक्ति भी नहीं मिलती है उन्हें, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? समुद्रों की संरक्षा, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित सतत व्यापार यहाँ पर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी होगा, सी गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन होगा,
सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है यह सामाजिक समानता करती है, बी कह रहा है यह लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है, सी कह रहा है यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है और डी कह रहा है यह स्कूल और जीवन के बीच दूरी को नहीं पाटती। कौन-कौन सा यहाँ पर सही होगा अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह सामाजिक समानता करती है और यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा था तो आपका सी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है? एंथोनी गिडेंस, मेघनाथ देसाई, हेडरसल हेजल, मार्टिन नॉर यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर क्या होगा? वैश्विक बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेघनाथ देसाई होगा। बी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, मेघनाथ देसाई यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाएं यहाँ पर दिया गया है। भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार होगा। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक बल की अवधारणा से संबंधित है? डेविस और मूर, पार्सन, मार्क्स हैं, वेबर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मूर होगा। इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और इनके सामाजिक स्त्रीकरण की जो आलोचना है वो किसके द्वारा की गई थी? ट्यूमेन के द्वारा। ये भी एक प्रश्न इनका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। और यहाँ पर अब स्ट्रैटिफिकेशन की बात हुई है तो वेबर की भी बात कर लेते हैं। वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी या फिर हम कह सकते हैं बहुआयामी सिद्धांत दिया है। अब ये तीन आयाम कौन कौन से हैं? तो पहला जो आपका है वो आर्थिक है, दूसरा आपका सामाजिक और तीसरा आपका यहाँ पर राजनीतिक हो जाएगा। ठीक है, ये तीन है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीन बताए थे। और इनके ठीक है, इनके तीन आयाम का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रयोग किसने किया था? आंद्रे बेते ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है मैक्स वेबर के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे आंद्रे बेते के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। तकनीकी क्रांति के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं चार ऑप्शंस। पहला क्या कह रहा है? यह सामाजिक और राजनीतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं का सृजन करती है। दूसरा कह रहा है यह उन क्षेत्रों का पता लगाने की स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें नए संसाधनों की आवश्यकताएं पड़ती है और पुराने संसाधनों में सुधार की आवश्यकता होती है। तीसरा कह रहा है नवीन संस्थाओं को नवीन विशिष्ट जरूरतों के लिए उपयुक्त होना पड़ता है और चौथा कह रहा है तकनीकी क्रांति के प्रति सामाजिक अनुक्रियाएं समाज द्वारा अनुक्रियाएं समाज दर समाज भिन्न होती हैं। कौन सा तकनीकी क्रांति के बारे में सही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सी डी यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी को छोड़कर बाकी सारे सही हैं, डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दों के संबोधन के पारिस्थितिकी केंद्रीय मत के विषय में सही नहीं है। देखिए पहला क्या कह रहा है ऑप्शन ए, वे आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ विसंगति के रूप में देखते हैं। दूसरा कह रहा है उन्होंने इस पर विश्वास किया है
वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों के वर्गीकरण से पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है उन्होंने इस पर विश्वास किया है कि प्रगति की एक सीमा होनी चाहिए। और लास्ट है उन्होंने यह तर्क दिया कि भूग्रह न केवल मनुष्य के लिए है परंतु सभी जीवित प्राणियों के लिए है। अब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों ने निम्नलिखित 4 मूल प्रकार बताए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, अभिभावकी परिचर्या का प्रावधान। दूसरा कह रहा है वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण। तीसरा कह रहा है प्रबुद्ध मूल्यों का अधिगम। चौथा कह रहा है यहाँ पर समानता को बढ़ावा और वैयक्तिक सर्वनामकता का विकास। और पांचवा है सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। साक्षात साक्षात्कार विधि के आंकड़े संकलन का गुण है कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कर सकता है। दूसरा कह रहा है यह किसी घटना के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन कर सकता है। तीसरा कह रहा है यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है। और चौथा कह रहा है यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर या अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है और यह प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है, यानी कि सी आपका यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, यह किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। ऑप्शन देख लेते हैं। लिपसेट आर बेंडिक्स है, मजूमदार मदान है, पीटर ब्लाउ ओडी डकन है, हॉटन हंट यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। यहाँ पर राइट आंसर ब्लाउ और ओडी डकन होगा। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।